नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो स्टेट एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है, राज्य की कार्यपालिका का ही पार्ट है। यदि आपको याद हो दोस्तों, तो हमने राज्य की कार्यपालिका के बारे में आपसे बात की थी। राज्य की कार्यपालिका के बारे में हमने बात की थी और राज्य की कार्यपालिका में हमने आपको बताए थे कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो देखिए, आप राज्य की जो कार्यपालिका है, स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है, राज्य कार्यपालिका, यदि आपको ध्यान हो और याद हो आपको, तो उसमें हमने आपको 4 कंपोनेंट्स बताए थे मोटे तौर पे। पहला जो कंपोनेंट्स बताया था, यदि आपको ध्यान हो तो, जिसको गवर्नर अर्थात राज्यपाल, दूसरा जो हमने बताया था आपको कंपोनेंट्स, वो था चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, और तीसरा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, और चौथा जो कंपोनेंट है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे वो है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट अर्थात राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता, यदि आपको ध्यान हो तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अर्थात संविधान के पार्ट भाग 6 का ही हिस्सा है। ध्यान रखना आप। तो मोटे तौर पर पूछा जाता है कभी कभी, जब पीटी अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें ऐसे सवाल आते हैं कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है, गवर्नर को लिया हमने, मुख्यमंत्री को लिया, मंत्री परिषद और राज्य का महाधिवक्ता। गवर्नर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर पढ़ा, रिमूवल प्रोसीजर जो उसका है गवर्नर का, आपको पता ही है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद पर रहता है। मुख्यमंत्री के बारे में हमने पढ़ा कि जब स्पष्ट बहुमत का अभाव होता है तो कोalition गवर्नमेंट बनती है, उस पर भी हमने चर्चा की थी। और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में भी हमने ये बात आपके सामने रखी थी। तो उसके बाद में आता है राज्य महाधिवक्ता। अगर हम इस शब्द को देखिए आप, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की अगर हम बात करते हैं और महाधिवक्ता जब शब्द आता है, तो एक आपको अलग सी फीलिंग अपने आप आ जाती है। एक कानूनी, एक लीगल फीलिंग्स जो आती है वो अपने आप एक तरह से आ जाती है। तो यहाँ इसके नाम से आपको पता है, मोटे मोटे तौर पर हम आपको एक कंपेयर करना चाहते हैं यहाँ पर। यदि आपको पता हो, केंद्र के मामले में महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी अर्थात हम अटॉर्नी जनरल के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। अटॉर्नी जनरल केंद्र में होता है और राज्य में जो होता है वो महाधिवक्ता होता है। अच्छी बात है। अब ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट मोटे मोटे तौर पे हम अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। अमेरिकी जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें ये हमको दिखाई देता है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी है ये प्रोसीजर, और भी जो भी मॉडर्न कंट्रीज है उसमें है ये। अर्थात ये एक लॉ ऑफिसर होता है, यानी फर्स्ट एंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, यानी राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है ये। ऐसे क्वेश्चंस पीटी में कई बार आए हैं दोस्तों। मोटे रूप से मैं आपको बता दूं, सवाल पूछता है वो एग्जाम में आपसे कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। और यही सवाल आपसे पूछे कि केंद्र में कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक बात है। तो वापस एक बार ध्यान सुनना, राज्य का महाधिवक्ता। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहाँ कि राज्य का जो महाधिवक्ता है, नियुक्ति कौन करता है, संविधान में कौन सा आर्टिकल है, और कौन कौन से आर्टिकल है जो इसको प्रिविलेज देते हैं, विशेष अधिकार देते हैं। अब आप देखिए, यहाँ जो आया है आर्टिकल 165, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है ऑफ द स्टेट। यदि आपको ध्यान हो, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट लिखा हुआ है, एडवोकेट जनरल ऑफ हमारा कंट्री का नहीं है, ये स्टेट का, हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है। तो इसके लिए पर्टिकुलर आर्टिकल कौन सा हुआ, 165। यदि आपको ध्यान हो तो अटॉर्नी जनरल के लिए आर्टिकल कौन सा है, अगर आपको पता हो तो 76 है।
अटॉर्नी जनरल के लिए। तो ये एक फॉर्मूला मैंने आपको उस समय भी बताया था पिछले क्लासेस में कि कौन सा जोड़ना है कौन सा घटाना है, तो आपको स्वतः ही पता चल जाता। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट। मैंने अभी अभी आपसे सवाल भी पूछा था कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो ध्यान रखना। इसके साथ ही हम आपको एक और चीज बता दें, अगर आपसे पूछ ले कि राज्य का पहला या प्रथम अधिकारी कौन होता है, तो मुख्य सचिव होता है, ध्यान रखना। और भारत सरकार का पूछ ले कि अधिकारी का अधिकारी कौन होता है, तो कैबिनेट सचिव होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफिसर की, तो लॉ ऑफिसर के रूप में राज्य का महाधिवक्ता जो है वो पहला विधिक अधिकारी होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि इसका अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स क्या क्या है। अपॉइंटमेंट यानी इसकी नियुक्ति कौन करता है, और फिर आता है कि इसका कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल की बात करेंगे हम। कार्यकाल व इसकी नियुक्ति की बात करते हैं। तो सिंपल है, ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, अर्थात इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल किसकी सलाह पर काम करता है, आपको पता है राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर, यानी राज्य सरकार की सलाह पर काम ये करता है। अब आप देखिए, ही मस्ट बी अ पर्सन who is qualified to be appointed as a judge of high court। अब आता है कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। प्रश्न ये है यहाँ पर, योग्यता यानी उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है वो ही एडवोकेट जनरल के पद पर नियुक्त होता है। अब आप देखिए आगे, द टर्म ऑफ ऑफिस, द एडवोकेट जनरल इज नॉट फिक्स। इसका फिक्स यानी कार्यकाल इसका फिक्स नहीं है। मैं आपको बताता हूं इसका कि इसका कार्यकाल फिक्स नहीं है। जब भी नई सरकार का राज्य में गठन होता है, जब भी नई मंत्रिपरिषद का गठन होता है और उस मंत्रिपरिषद के शपथ अर्थात मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही दूसरी जो सबसे बड़ी यानी नियुक्ति होती है वो होती है एडवोकेट जनरल की होती है, और सरकार पर ही निर्भर है। इसलिए संविधान में उसके कार्यकाल की निश्चितता नहीं दी गई है। उसके कार्यकाल के बारे में संविधान में कोई स्पष्टता नहीं है कि उसका कार्यकाल कितना, यानी सरकार की इच्छा पर निर्भर है। किसकी इच्छा पर है, सरकार की इच्छा पर ये निर्भर है। ये देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड फॉर हिज रिमूवल। अब यहाँ ये मोटे मोटे रूप से हमने जो बिंदु है वो देखिए, ध्यान सुनिए। रिमूवल प्रोसीजर की बात आती है तो इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का कोई कंटेंट है ही नहीं कि उसको कैसे हटाया जाएगा, किस प्रकार से हटाया जाएगा। मोटे मोटे इन बिंदुओं पर थोड़ी चर्चा करके मैं वापस आपको डिटेल में बताता हूँ। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। ही इज एमुलमेंट्स में डिटरमाइंड बाय द गवर्नर। अब आपको मैं इन चीजों को समझाता हूँ, वापस ध्यान सुनना। हम सिंपल सी बात करते हैं। देखिए आप, सबसे पहला आता है नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर करता है। एक पॉइंट अपना कि इसको नियुक्त कौन करता है, गवर्नर। अब गवर्नर जो भी काम करता है वो किसकी सलाह पर काम करता है, सलाह राज्य सरकार। यानी राज्य मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर इसकी नियुक्ति होती है। फिर आता है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहां सिंपल सी बात की, हाई कोर्ट का जज बनने की उसकी योग्यता होनी चाहिए। किसकी, हाई कोर्ट के जज बनने की उसकी योग्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता क्या होगी, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर एक, आपको पता होगा 10 वर्षों से, लगभग 10 वर्षों से हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हो।
दूसरा 10 वर्षों से विधिक सेवा में हो। यानी हाई कोर्ट का जज बनने की जो क्वालिफिकेशन होती है उसमें आप ध्यान सुनिए कि कम से कम 10 ईयर का उसका प्रैक्टिस होना चाहिए। कहाँ पर? एज ए एडवोकेट इन हाई कोर्ट। और 10 वर्षों से या फिर 10 वर्षों से वह लीगल सर्विस में यानी विधिक सेवा में होना चाहिए, तभी वो हाई कोर्ट का जज। तो कहने का मतलब यहाँ एक सिंपल सी क्वालिफिकेशन लिख दी, हाई कोर्ट का जज बनने की उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। अब हाई कोर्ट का जज कौन बन सकता है? वह व्यक्ति बन सकता है जो 10 वर्षों से हाई कोर्ट में या तो वकालत कर रहा है या फिर 10 वर्षों से वह विधिक सेवा में। विधिक सेवा का मतलब हाई कोर्ट से नीचे के जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह जो होते हैं, उसमें वो सेवा दे रहा हो। कितने वर्षों से? 10 वर्षों से, वही बनेगा। तीसरा जो इसमें बिंदु है, पहला, दूसरा और ये तीसरा, द टर्म ऑफ ऑफिस यानी उसका कार्यकाल। यानी उसका कार्यकाल, कार्यकाल आपको पता है कि कोई निश्चित नहीं है, संविधान के द्वारा कोई निश्चित फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किसी उसका कोई कार्यकाल निश्चित किया ही नहीं गया, फिक्स नहीं है, यानी निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। फिर आता है, अब आता है कि इसको हटाने का क्या प्रक्रिया है, हटाया कैसे जाए। हटाने का कोई आधार यहाँ पर नहीं है, सिंपल सी प्रक्रिया है, एक परंपरा है बनी हुई है कि जब भी सरकार या मंत्री परिषद हटती है और जब नई सरकार या नया मंत्री परिषद गठित होता है तो पुराना एडवोकेट जनरल स्वतः ही त्याग पत्र दे देता है और पद को खाली कर देता है। ठीक बात है। प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल, अब कोई यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कंटेंट है ही नहीं। अब आता है वही बात यहाँ पर आती है टर्म ऑफ ऑफिस के मामले में, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वो पद पर बना रहेगा। ही इज, अच्छा अब आता है कि उसके वेतन भत्ते वगैरह कौन डिटरमाइन करता है? तो गवर्नर करता है। कौन करता है? गवर्नर करता है। जब उसकी क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के जज के बराबर है तो नेचुरल सी है, स्वतः ही है, यह स्वाभाविक रूप से उसको भी वेतन भत्ते हाई कोर्ट के जज के बराबर ही दिए जाते हैं। मगर डिटरमाइन कौन करता है? तो ध्यान रखना इन चीजों को अच्छी तरह से, नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। ध्यान रखना उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। फिर आता है कि उसका कार्यकाल कितना है कि फिक्स नहीं है, उसका टर्म जो है वो फिक्स नहीं है। फिर आता है कि उसका जो कार्यकाल है वो किसके, यानी गवर्नर के प्रसाद पर्यंत है। फिर आता है इसमें कि डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल, हटाने का कोई प्रक्रिया संविधान में नहीं की दी गई है। और फिर है हिज, उसकी वेतन भत्ते वगैरह जो है वो कौन तय करता है? वो करता है गवर्नर करता है। अब आप देखिए ड्यूटीज एंड फंक्शन क्या क्या है इसके, ड्यूटीज एंड फंक्शंस। टू गिव एडवाइस, इसको थोड़ा ढंग से देखना, तीन ही है इसमें और ये तीनों ही थोड़े अलग अलग भाव प्रकट करते हैं, ध्यान रखना। टू गिव एडवाइस द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रेफर्ड टू हिम बाय गवर्नर। सिंपल सी बात कि राज्यपाल उसको काम देगा, संबंध किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का, और इश्यूज कौन से होंगे? लीगल इश्यूज पर। ठीक बात है। अब यहां ध्यान रखना, टू गिव एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, इस लाइन को ढंग से देखना, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉन सच लीगल मैटर्स। तो ध्यान रखना कौन देगा? गवर्नर देता है, ये काम गवर्नर उसको देगा। किसके लिए? स्टेट गवर्नमेंट के लिए। कोई भी लीगल मैटर है उसके संबंध में उसको एडवाइस यानी सलाहकारी कार्य है। कौन सा काम हो गया? एडवाइजरी, सलाहकारी कार्य हो गया नंबर 1। ठीक है। दूसरा, टू परफॉर्म, यहां तो एडवाइस थी, यहां वो परफॉर्म कर रहा है। टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल करेक्टर्स, यानी कि वैधानिक दृष्टि से दैट आर असाइन टू हिम बाय गवर्नर। अब ध्यान से सुनना, यहां उसको एडवाइस देनी है, गवर्नर उसको लीगल मैटर्स दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को उसको एडवाइस देना है, कानूनी मामलों में सलाह देनी है। आपने कई बार देखा होगा कि आरपीएससी के मामले में
हमारा जो पीएससी के मामले में ऐसे कई इश्यूज आते हैं, तो अपने न्यूज़पेपर में आप पढ़ते भी हैं कि भाई राज्य के महाधिवक्ता ने हाई कोर्ट में जाकर सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा। तो वही बात है कि लीगल इश्यूज, लीगल मैटर्स जो आते हैं, और वो रेफर कौन करता है? गवर्नर करता है। ध्यान रखना, और एडवाइस का काम है। यहाँ परफॉर्म की बात है, यहाँ एडवाइस की बात है। यहाँ ध्यान सुनना, लीगल करेक्टर का कोई भी मैटर है वो असाइन करता है। असाइन यानी देता है। कौन देता है? गवर्नर देता है। किसको? एडवोकेट जनरल को देता है काम। और यहाँ वो रेफर करता है कि आप जाओ और इस काम को देखो, और आपको ये एडवाइस देगा। यानी राज्य सरकार अगर किसी लीगल इश्यू पर उलझ जाती है, फंस जाती है, उस मामले में ध्यान रखना गवर्नर हेल्प लेता है और सरकार को ये कहता है, सरकार से ये कहा जाता है कि भाई आप इस मामले में आप इनसे एडवाइस ले सकते। किन से? एडवोकेट जनरल से। फिर आता है असाइन करना, यानी काम देना। तो कैसे? लीगल करेक्टर का कोई भी इश्यूज आता है। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया भी था कि हमारे आरपीसी के मामले में से कई बार इश्यूज आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि कोर्ट में जाकर के सरकार की तरफ से जो पक्ष रखता है वो कौन रखता है? एडवोकेट जनरल रखता है। एंड लास्ट में जो है डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर। अब यहाँ जो काम है वो कौन कौन सा करता है? वो काम ये ध्यान रखना, संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और एनी अदर लॉ से संबंधित। दो राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद भी हो जाए और मामला अगर सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है, उस मामले में भी राज्य की तरफ से जाकर के वो पैरवी करता है। तो इस प्रकार से इसके पास में 3 मेजर ड्यूटीज है। आप देखना, एक एडवाइस का है, एक दूसरा परफॉर्म करता है, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ से संबंधित अगर कोई मामला ऐसा है तो राज्य सरकार का सहयोग करता है। तो यानी एक प्रकार से ये ध्यान रखना एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। एडवोकेट जनरल राज्य की कार्यपालिका का हिस्सा है, ये ध्यान रखना, और ये एनफोर्स करता है लॉ को। ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए इसके राइट्स की बात करते हैं। ही इज एंटाइटल्ड अपीयर बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। सिंपल सी बात है, विद इन द स्टेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विद इन स्टेट, बाहर नहीं जाएगा। छोटे कोर्ट्स में भी जाकर के उपस्थित हो सकता है, न केवल हाई कोर्ट। कहने का यहाँ से तो ये है कि किसी भी लीगल इशू में वो कोर्ट के सामने जाकर के अपना पक्ष यानी किसका? सरकार का पक्ष रखेगा, क्योंकि वो किसका एडवोकेट है? सरकार का। फिर देखो आप, ही कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ द स्टेट और लेजिस्लेचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। यहाँ हम एक आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल 1 नहीं, हम 2 आर्टिकल की बात करेंगे। मेजर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। 177 और 194 आर्टिकल की बात करेंगे। 177 आर्टिकल क्या कहता है? वो ध्यान रखना, इसको अधिकार देता है। जैसे मैं आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ाया था, और मैंने आपसे एक बात बताई थी आपको कि जो मंत्री होता है, अर्थात जो मिनिस्टर है, अब आपको पता है कि जहां स्टेट में बाई कैमरल सिस्टम है, अर्थात द्विसदनीय व्यवस्था है, अगर ये मंत्री अगर काउंसिल का मेंबर है, यानी परिषद का है, विधान परिषद का सदस्य है, या विधानसभा का है, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे परिषद का हो, मंत्री दोनों सदनों में जाकर के अपनी बात को रख सकता है। दोनों सदनों में जाकर के अपनी बात रख सकता है। अगर वो परिषद का है तो विधानसभा में जाकर के भी भाग लेगा बैठक में, और अगर वो विधानसभा का है तो परिषद में जाकर के भी भाग लेगा। किंतु वो अपना वोट जो है, ध्यान रखना, अपना वोट वो अपने सदन जो उसका हाउस है उसी में जाकर के वो देता है। अब यहाँ बात आती है एडवोकेट जनरल की। एडवोकेट जनरल के लिए भी यही आर्टिकल जो है प्रोविजन करता है। ध्यान रखना कि एडवोकेट जनरल जो है वो राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया अर्थात बैठकों में भाग लेता है, दोनों सदनों में जाता है वो, अगर बाई कैमरल पे है तो। अगर अपने राजस्थान के सदन में बात करते हैं तो यहाँ तो केवल विधानसभा है, तो एक ही सदन है, तो उस सदन की बैठक में भाग ले सकता है, बहस में भाग ले सकता है, किंतु मतदान नहीं करेगा। अर्थात उसके पास में वोटिंग राइट नहीं है। अगर कोई ऐसा डिबेट का इश्यू आता है जिस पर अगर सदन के सदस्य ये मांग करते हैं कि इस पर मत विभाजन करवाया जाए, वोटिंग करवाई जाए, तो उसके पास में राइट नहीं है। किसके पास? एडवोकेट जनरल के पास में, महाधिवक्ता के पास में ये अधिकार नहीं है कि वह वोटिंग राइट, यानी वोटिंग राइट उसके पास में नहीं है, डिबेट कर सकता। फिर आप देखो कि अगर उसका नाम किसी कमेटी में है, अगर कोई विधायिका अर्थात स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई भी कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी में उसका नाम अगर है, तो वो उस कमेटी का एज ए मेंबर के रूप में भी भाग लेगा, बहस भी करेगा, आर्गुमेंट भी देगा, अपने सजेशन भी देगा। किंतु अगर वोटिंग
का मुद्दा आता है तो नहीं। तो ध्यान रखना इस बात को। आर्टिकल 170 फिर आता है आर्टिकल 194 जिसमें प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है। ध्यान रखना, आपने पढ़ा भी होगा, पार्लियामेंट जब पढ़ा होगा, अटॉर्नी जनरल जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा इसमें इनके विशेषाधिकार है। जो विशेषाधिकार एक विधायक को मिले हुए वैसे विशेषाधिकारों का उपभोग कौन करता है? आपका एडवोकेट जनरल। तो देखो दोस्तों, मोटे तौर पर एडवोकेट जनरल से संबंधित 3 मेजर आर्टिकल है, यदि आपको ध्यान हो तो। सबसे पहला 165 आर्टिकल जिसमें एडवोकेट जनरल के बारे में बात की गई, 177 जिसमें इसको आपको पता है कि कौन कौन सी प्रक्रियाओं में भाग लेने की जो अनुमति दी गई है उसके बारे में, और 194 में इसके पास में प्रिविलेज है जो एक विधायक के पास में होती है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक था अपना एडवोकेट जनरल जिस पर हमने चर्चा की। आपने अटॉर्नी जनरल को अगर अच्छी तरह से पढ़ा है तो उसी के सिमिलर, यानी अटॉर्नी जनरल आपको पता है सेंट्रल लेवल पर होता है, इसलिए हम कहते हैं कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, विधि अधिकारी कौन होता है, यानी लॉ ऑफिसर कौन होता है, तो वो होता है अटॉर्नी जनरल। और अगर आपसे पूछे स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है, तो एडवोकेट जनरल होता है, न तो सुप्रीम कोर्ट का जज और न ही हाई कोर्ट का जज आप आंसर करेंगे। ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके दोस्तों, आज हम आगे एक और बढ़िया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। इस पर हम चर्चा करेंगे, राज्य विधानमंडल। मित्रों, बहुत अच्छी तरह से आपको पता है कि हमारे संविधान के जो पार्ट है, हमारे संविधान के जो भाग है, भाग 5 और संविधान का भाग 6 जो है, ये हमें आपको पता है ये संघ से संबंधित है, यूनियन से संबंधित है, जिसमें आपने देखा होगा केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की व्यवस्थापिका और केंद्र की न्यायपालिका के बारे में उल्लेख है। भाग 6 में हमारा राज्य है, तो यहाँ तो आपका क्या है दोस्तों, संघ है, और यहाँ कौन है, राज्य। तो इसीलिए हम यहाँ बता रहे हैं, ध्यान सुनना, कि भाग 5 में आपने देखा होगा तो ये तीनों का हिस्सा यहाँ पर है। तो आप देखना, एग्जीक्यूटिव भी है, लेजिस्लेचर भी है और जुडिशरी भी है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी आप ध्यान रखना, स्टेट एग्जीक्यूटिव, फिर आपका स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट जुडिशरी जो है, आपको अच्छी तरह से ये पता है। मैंने आपको जब गवर्नर पढ़ाया था तब मैंने बताया भी था कि आर्टिकल 152 से हम शुरू होते हैं, जो 237 तक जाते हैं हम। तो ध्यान रखना, ये भाग 6 में हमारा जो टॉपिक है अभी आज, वो है राज्य विधानमंडल, अर्थात स्टेट लेजिस्लेचर की हम बात करेंगे। राज्य विधानमंडल के बारे में बहुत अच्छी तरह से वही प्रक्रियाएं, वही अधिकार, ध्यान रखना, जो संसद के पास में है वो कि वो हमारे यहाँ राज्य के पास में है अधिकार। इस बात को ध्यान रखना। अब ध्यान से सुनना, पार्ट कौन सा है, 6, चैप्टर कौन सा है, 3। चैप्टर 2 आपको अच्छी तरह से पता है किससे संबंधित था, कार्यपालिका से संबंधित था। और यहाँ अध्याय 3 जिसमें हम विधायिका के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, विधायिका में। दोस्तों थोड़ा सा आप ध्यान से सुनो और इस बात को अच्छी तरह से याद रखो कि अपने भारत में जो राज्य हैं, हमारे जो स्टेट हैं, राज्य कितने हैं, अच्छी तरह से पता है आपको, टोटल वर्तमान में 28 राज्य हैं। अब मैं यहाँ आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि 28 राज्य हैं, वहाँ पर सदन ऐसे कितने राज्य हैं जिसमें 2 सदनीय व्यवस्था है, यानी बाई कैमरल व्यवस्था है। तो 2 सदनीय व्यवस्था वाले राज्य कितने हैं, 2 सदन वाले राज्य हैं हमारे 6 राज्य। कितने हैं, 6 राज्य। अब आता है कि सदन क्या, तो थोड़ा सा मैं आपको यहीं से बताऊं कि राज्य विधानमंडल जो होता है इसमें 2 सदन होते हैं। 2 सदन, अभी आर्टिकल शुरू करेंगे तब उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे इंट्रोडक्टरी पोर्शन में आपको बता रहा हूं कि एक होता है हमारा राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद, और दूसरा जो है हमारा वो है विधान सभा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये है हमारा स्टेट असेंबली। क्या बोलते हैं, स्टेट असेंबली कहते हैं। अगर हम आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ध्यान से सुनना, तो आर्टिकल आता है 168। 168 स्पष्ट शब्दों में कहता है। ठीक वैसे ही यदि आपको ध्यान हो तो पार्लियामेंट के संदर्भ में, यदि आपको पार्लियामेंट के संदर्भ में पता हो तो आर्टिकल 79 आपने देखा होगा, क्योंकि
तुलनात्मक रूप से इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर हमको संसद अच्छी तरह से पता है तो राज्य विधानमंडल में कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको समझ में न आए। इसलिए हम यहाँ पर ज्यादा आर्टिकल पर चर्चा नहीं करेंगे, खास खास जो बिंदु है उन्हीं पर चर्चा करेंगे। समझ में आई? तो 79 में आपने देखा होगा कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो मिलकर के पार्लियामेंट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी संसद कहलाती है। तो एक साधारण शब्दों में हम बात करें कि संसद के अंग कौन से, यानी पार्लियामेंट के कौन कौन से होते हैं, तो देखिए आपने जरूर देखा होगा, एक तो होते हैं हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। दूसरा आपने देखा होगा राज्यसभा, कौन सा है, राज्य। और तीसरा है हमारी लोकसभा। समझ में? ठीक वैसे ही राज्यों में भी ये आर्टिकल इसी बात को बताता है, जो वहां पर 79 बताता है वो यहाँ पर 168 बताता है कि किस किस को शामिल किया जाए। तो सिंपल सी बात है, राज्य विधान परिषद आ गया और विधानसभा आ गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति अर्थात यहाँ पर कौन होगा, राज्यपाल। तो साधारण शब्दों में समझे तो राज्य विधानमंडल में कितने कंपोनेंट हो गए, 3 हो गए। पहला कौन सा, राज्यपाल, दूसरा विधान परिषद और तीसरा विधानसभा। समझ में आई दोस्तों? ये अब होता है क्या कि अगर जिन राज्यों में 2 सदनीय व्यवस्था नहीं है, यानी ऐसे स्टेट जो बाइकैमरल नहीं है, यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल जो होंगे वहां पर ध्यान रखना, विधानसभा और राज्यपाल गवर्नर, असेंबली और गवर्नर मिलकर के क्या बनाते हैं, राज्य विधानमंडल बनाते हैं। तो वापस मैं बताना चाहूंगा कि जहां यूनिकैमरल है, एक सदनीय व्यवस्था है, वहां पर विधानसभा और राज्यपाल मिलकर के विधानमंडल बनता है, ध्यान रखना, राज्य विधानमंडल। और जहां पर बाइकैमरल है वहां पर गवर्नर, विधान परिषद यानी काउंसिल और असेंबली, इन तीनों कंपोनेंट को मिलाया जाता है। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, ऐसे 6 राज्य कौन से हैं जो बाइकैमरल है, यदि आपको ध्यान हो, आपको अच्छी तरह से पता होगा। पहले हमारे कितने थे, 7 राज्य थे। कितने थे, 7 राज्य थे। जम्मू कश्मीर आप अच्छी तरह से जानते, अगस्त 2019 में उसको क्या कर दिया, उसका जो स्पेशल स्टेटस था उसको डिसॉल्व कर दिया, और उसमें जो बाइकैमरल जो प्रोसीजर या जो असेंबली थी या जो स्टेट लेजिस्लेचर था, उसको भी वर्तमान में यदि आपको पता हो तो स्थिति क्या है, नल, बिल्कुल समाप्ति की ओर। ठीक, तो अब उसको हटा दिया तो उसके बाद में कितने बच गए, 6 राज्य। 6 कौन कौन से राज्य हैं, 6 ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिसमें ये बाइकैमरल है? तो बहुत सिंपल सी बात है, हमको थोड़ा मैप के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे ऊपर कौन सा है, यूपी। देन यूपी से जुड़ा हुआ यदि आपको ध्यान हो तो कौन है, बिहार। बिहार से थोड़ा और नीचे आ जाते हम तो आता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ ही हमारा कौन सा है, कर्नाटक। कर्नाटक से ही जुड़ा हुआ हमारा कौन सा है, आंध्र प्रदेश। और यदि आपको ध्यान हो, ये और करंट का इशू है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि अब आंध्र प्रदेश में बाइकैमरल नहीं होगा, और वहां विधान परिषद को क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया आंध्र प्रदेश में। और दूसरा कौन सा है, तेलंगाना। तो मोटे तौर पे आंध्र प्रदेश में अगर अब हमारा बाइकैमरल नहीं है, वो क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है, पॉलिटिकल इशू है जिस पर हम चर्चा करना नहीं चाहेंगे। तो आंध्र प्रदेश नहीं है, तो अब हमारा 1 2 3 4 और कितने राज्य बच गए, 5। आपको अगर विदित हो, यदि ध्यान हो आपको थोड़ा बहुत, तो 2010 में तमिलनाडु ने भी प्रस्ताव पारित किया था। 2012 में राजस्थान ने भी ये प्रस्ताव पारित किया था कि भाई हमारे यहाँ पर बाइकैमरल व्यवस्था लागू की जाए। आगे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से दूसरे सदन का गठन किया जाता या दूसरे सदन की स्थापना कैसे और किस प्रकार से की जाती है, उस प्रक्रिया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश आपको पता होगा, करंट में पढ़ा होगा आपने कि आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया। तो वर्तमान में कितने हो गए हमारे, 5 राज्य हो गए। ठीक है, ये तो एक सिंपल इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं और एक एक आर्टिकल रहती है। ये देखिए, मैंने अभी आपको समझाया था कि आर्टिकल जो है 168 क्या कहता है कि वो लेजिस्लेचर इन स्टेट की बात करता है कि कौन कौन मिलकर के, कंपोनेंट कौन कौन से होंगे इसमें, गवर्नर होगा,
काउंसिल होगा और असेंबली होगा। इन तीनों को मिला करके फिर मैंने आपको ये भी बताया था, अभी समझाया था आपको कि जिन स्टेट में सिर्फ यूनिकैमरल है अर्थात एक सदनीय व्यवस्था है, तो वहां पर गवर्नर और असेंबली मिल करके क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेचर होगा। और जहां बाइकैमरल होगा वहां ये तीनों मिल करके क्या होगा, आपका स्टेट लेजिस्लेचर होगा। तो आर्टिकल 168 मैंने अभी आपके सामने डिस्कस भी किया था और बताया भी था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 169 की। ये बहुत इसमें प्रोसीजर है जिस पर हम बात करेंगे। एबोलिशन और क्रिएशन अर्थात समाप्ति और निर्माण, यानी गठन के दो, यानी स्थापना के दो, क्रिएट करना वापस काउंसिल को कैसे और किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है उस पर बात करते हैं। सबसे पहला, द पार्लियामेंट कैन एबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल और क्रिएट। सबसे पहली बात आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि पार्लियामेंट कैसे और किस प्रकार से करता है, तो अभी हम आपको समझाते हैं। पहले इस लाइन को थोड़ा सा अपन डिटेल कर लेते, फिर उसके बाद में इन चीजों को समझते हैं अच्छे तरीके से। इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट passes a resolution to that effect by majority of the total membership of the assembly and by a majority of not less than 2/3 of the members of the assembly present and voting। और लास्ट में the parliament passes resolution by simple majority। तो सबसे पहली लाइन और सबसे लास्ट की लाइन और बीच वाली, तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। अब मानो किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है। किसी राज्य में यदि विधान परिषद का गठन करना है तो मैं आपको थोड़ी प्रक्रिया समझा देता हूं। विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। कैसे और किस प्रकार से? सबसे पहले जो प्रपोजल होगा, जो प्रस्ताव होगा, वो उस राज्य यानी संबंधित राज्य की विधानसभा, जो मैंने यहां पर लिखा भी है, राज्य की विधानसभा के द्वारा, ध्यान से सुनना, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट पासेस द रेजोल्यूशंस, यानी जो भी प्रस्ताव होगा वो कौन सी, जैसे राजस्थान, सपोज मानो उदाहरण के तौर पर, अगर राजस्थान में विधान परिषद का गठन करना है, राजस्थान में यदि विधान परिषद का गठन करना है तो राजस्थान की विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव को पारित करना होगा, प्रस्ताव को पारित करना होगा। अब वो पारित कैसे और किस प्रकार से, तो बहुत सिंपल सी बात है। यहां हमने जो बात की है थोड़ा वो मैं समझा देता हूं, ध्यान रखना। रेजोल्यूशन दैट इफेक्ट बाय मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली। अब ध्यान से सुनना, टोटल, अब विधानसभा अगर राजस्थान की हम बात करें तो कितने सदस्य हुए, 200। अब टोटल जो मेंबरशिप है इसकी मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी कितनी होगी, 101। कितना हुआ, 101 सदस्य तो उसके पक्ष में होने ही चाहिए। फिर वो आगे क्या कह रहा है, असेंबली एंड बाय द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3, यानी 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। यानी सिंपल मेजोरिटी तो रहेगी, उसके साथ ही साथ 2/3 मेजोरिटी से उसको पारित। अब 2/3 मेजोरिटी किसकी दोस्तों, प्रेजेंट एंड वोटिंग। सपोज मानो, ध्यान से सुनना, 2/3 कैसे और किस प्रकार, टोटल मेंबर कितने हुए, 200, उसका सिंपल मेजोरिटी कितनी हुई, 101। अब आते हैं कि अगर सपोज मानो कि भाई 190 सदस्य ही उपस्थित है, बैठक हो रही है, प्रस्ताव रखा गया कि भाई हमारे राजस्थान में विधान परिषद का गठन करना, और 190 ही सदस्य उपस्थित है, तो 190 का 2/3 होगा, ना कि 200 का। समझ में आई? तो जो उपस्थित है इनका 2/3 मेजोरिटी से उसको पारित करना जरूरी है। पारित होने के बाद में अच्छी तरह से ध्यान रखना, पारित होने के बाद में जो ही वो पारित होता है तो उसको कहां भेजा जाएगा, संसद के पास में। यानी पारित प्रस्ताव जो होगा, पारित प्रस्ताव
संसद के पास में आएगा और संसद साधारण बहुमत से, और साधारण बहुमत आप संसद पढ़ चुके हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, साधारण बहुमत से पारित करेगी। तो सिंपल सी बात देखो, ध्यान रखना, अगर किसी राज्य, बहुत सिंपल सी लाइन बोल रहा हूं, अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो प्रस्ताव सबसे पहले संबंधित राज्य, संबंधित राज्य का मतलब जिस राज्य में विधान परिषद का यानी काउंसिल का गठन करना है, उस राज्य की असेंबली द्वारा 2/3 मेजोरिटी से उस प्रस्ताव को पारित, 2/3 यानी प्रेजेंट और वोटिंग करने वाले, यानी उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मेजोरिटी से उसको पारित करना पड़ेगा। देन वो फिर कहाँ भेजेंगे अपन, पार्लियामेंट के पास, और संसद उसको साधारण यानी सिंपल मेजोरिटी से उसको क्या करेगी, पास करेगी। और जब वो पास हो जाता है तो आपको पता ही है उस राज्य में उसका गठन किया जा सकता है, किसका, विधान परिषद का। राजस्थान में 2012 में पारित कर दिया था, पार्लियामेंट ने भी कर दिया था और हमारी असेंबली ने भी कर दिया था, किंतु गठन जो है वो राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए अभी तक गठन नहीं हुआ। 2010 में मैंने आपको उदाहरण दिया, तमिलनाडु में भी हुआ और उड़ीसा में भी ये प्रस्ताव लाया गया है। तो इस प्रकार से और भी स्टेट हैं जिसमें ये प्रपोजल आ जाते हैं, पारित हो जाते हैं, मगर वो सरकार पर निर्भर करता है कि उसका गठन करे या नहीं करे। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई। सिंपल आर्टिकल 169 दो चीजों को बताता है, एवोल्यूशन और क्रिएशन। ध्यान रखना, 168 में कंपोनेंट्स के बारे में बात की गई है। 168 आर्टिकल जो है वो कंपोनेंट की बात करता है कि स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन आएगा, गवर्नर आएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आएगा और दूसरा आएगा आपका स्टेट असेंबली आएगा। ठीक बात है। और 169 में इसका गठन और इसकी समाप्ति दोनों चीजें। अब आता है कि एबोलिशन कैसे और किस प्रकार से। बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी राज्य में विधान परिषद को समाप्त करना तो राज्य विधानसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद के पास में भेजेगी और संसद उसको तुरंत प्रभाव से साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगी। तो गठन में तो स्टेट की असेंबली का कितना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी, और उसकी समाप्ति के लिए साधारण मेजोरिटी से अगर उस प्रस्ताव को पारित करे तो उस राज्य में विधान परिषद क्या हो जाएगी, समाप्त। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है, ध्यान रखना, कि विधान परिषद का गठन और विधान परिषद की समाप्ति अंतिम रूप से किसमें निहित है, तो पार्लियामेंट में। किसमें है, पार्लियामेंट पर निर्भर करती है। इस चीज को अच्छी तरह से ध्यान रखना है आपको। ठीक बात है। अब हम थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान सुनिए, ये बहुत ही एक ऐसे टेबल है जिसको हमको देखना है तरीके से कैसे। तो एक चीज तो आपकी समझ में आ गई होगी दोस्तों कि गठन कौन करता है। गठन का प्रस्ताव राज्य विधानसभा के द्वारा भेजा जाता है, स्टेट असेंबली के द्वारा प्रपोजल भेजा जाता है, कहां पर, पार्लियामेंट में। किंतु फाइनल जो डिसीजन लेता है वो पार्लियामेंट ही लेती है। पार्लियामेंट अगर उसको पारित कर देती, और आपके मन में ही सवाल आ रहा होगा कि यदि सर संसद उसको पारित न करे तो भाई साहब वहां पर उसका गठन नहीं होगा। ठीक बात है। अब हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। ध्यान रखना, ये बेसिस लिखे हुए हैं आपके लिए। ये तो है काउंसिल और ये है असेंबली की बात करते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर, इस पर चर्चा करते हैं। आर्टिकल 171 और आर्टिकल 170, थोड़ा ध्यान रखना, असेंबली पहले आती है यहाँ पर। वहां अगर आपने देखे हो आर्टिकल तो थोड़ा सा आप इधर उधर हो जाते हैं। 79 में पार्लियामेंट की बात की गई है और 80 में आप जाते ही सीधे आपको राज्यसभा आ जाती है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पहले असेंबली को जगह दी। इसलिए आर्टिकल ध्यान से सुनना, सबसे पहले सिंपल से आपके सामने ही ये आर्टिकल सारे के सारे। तो यहाँ पर सबसे पहले किसको लाया, 170 असेंबली को, और आर्टिकल 171 में काउंसिल है, परिषद, विधान परिषद। ठीक बात है। अब यहाँ हम जो सिंपल सी बात करते हैं जिस पर हम चर्चा करते हैं, ध्यान रखना आर्टिकल में कि भाई असेंबली में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है। तो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है प्रोविजन है 500, यानी 500 से ज्यादा विधानसभा के सदस्य नहीं होगा। देखो थोड़ा सा विचार कीजिए, भारत में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा विधानसभा सदस्य बैठते हैं, तो आपके दिमाग में आ जाएगा उत्तर प्रदेश। किसमें, यूपी में है। फिर आता है कि मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी है, मिनिमम 60। तो ये सवाल पूछे जाते हैं कभी कभी कि विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 और न्यूनतम कितने, 60। अब आते हैं इन केस ऑफ सिक्किम, ये थोड़े वो है अपवाद जिनको कहते हैं। सिक्किम में 32 ही है और गोवा में 40 है। बाकी सभी हमारे जो स्टेट है
उनमें मिनिमम 60 है। कितना है? मिनिमम 60। अब थोड़ा देखिए, राजस्थान अभी उदाहरण दिया था, कितना है राजस्थान में? 200 है। ठीक बात है। अब थोड़ा इधर आते हैं, यहाँ थोड़ा टेक्निकल मामला है। यहाँ मिनिमम स्ट्रेंथ को हमने पहले लिख दिया। मिनिमम आप ध्यान रखना, ये बैरियर है, एक बाधा है, एक हडल्स है। अब वो कैसे और किस प्रकार से? एक सिंपल सी बात करें, अगर सपोज मानो किसी राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 100 का, अब ध्यान रखना, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल इज फिक्स एट 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली मेंबर्स। थोड़ा सा हमारे भाई साहब ने गलत लिख दिया, असेंबली मेंबर्स का 1/3 होना चाहिए। अगर सपोज मानो कि किसी राज्य में असेंबली में टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 100 है, तो 100 का 1/3 कितना होगा? 33। तो इसका मतलब इस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं हो सकता, क्योंकि विधान परिषद के गठन के लिए मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए? 40। तो इसका मतलब आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि किन राज्यों में विधान परिषद का गठन होगा। नंबर 1, वहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी। नंबर 2, उनका ज्योग्राफिकल एरिया ज्यादा होगा, ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन अर्थात वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ज्यादा से ज्यादा इसमें आ सके, स्टेट लेजिस्लेचर में आ सके। इसलिए इस हाउस का गठन किया जाता है। तो वही बात बता रहा हूं, तो छोटे राज्यों में इसके गठन की संभावना नहीं है। अब सिक्किम दुस्साहस कर ले, 32 है इसके पास में, और ये अपना मन बना ले कि भाई मैं अपने भी दूसरा सदन तो गठन करेंगे, तो क्या बना सकता है? नहीं बनाएगा। जिनका 60 है वो भी नहीं, जिनके 90 है सदस्य वो भी नहीं बना सकते, जिनके 80 है वो भी नहीं बना सकते। लगभग 140 अबो होंगे, वहीं पर इस सदन का गठन हो सकता है। राजस्थान में इजीली हो सकता है। राजस्थान में आप देखिए कितने असेंबली मेंबर्स है? 200 का आप आराम से देख सकते हैं कितना होता है। हालांकि टेक्निकली मैथमेटिकली 66.66 है होता है, मगर पार्लियामेंट में डिसीजन ले लिया था और उसमें ये तय कर लिया था कि 66। तो अपने राजस्थान में अगर अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन होता है तो हमारे जो मेंबर्स होंगे वो कितने होंगे? 66, और मैक्सिमम में 66 है। इसका मतलब हमारा मिनिमम कितना? 40 सम अबो, इसलिए हमारे यहाँ गठन। अगर आपको पता हो तो जम्मू कश्मीर में 36 ही थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जम्मू कश्मीर में 36 मेंबर ही थे, मगर वो अपवाद था। आपको पता है कि अपवाद अगस्त 2019 में समाप्त हो गया। अब वो अपवाद नहीं, अब वो यूटी में कन्वर्ट हो चुका है, अब वो अपवाद नहीं रहा। अब हम बात करते हैं, तो ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। वापस एक बार, आर्टिकल 170 हमने असेंबली को दे दिया, आर्टिकल 171 हमने काउंसिल को दे दिया। ठीक बात है। अच्छी तरह से 168, 169, 170 जो है वो असेंबली को दिया, और 171 जो है वो काउंसिल को दे दिया। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 500। यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी? असेंबली का टोटल मेंबर से उसका कितना होगा? 1/3 होगा। ठीक है। और यहाँ मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 60। यहाँ मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 40। अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ थोड़ी सी बात और करते हैं, यहाँ आते हैं। यहाँ पर आप देखिए, द गवर्नर कैन नॉमिनेटेड 1 मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब इसमें कंडीशन लगी हुई थी, मगर आपको पता होगा कि अभी हमारे SC ST के लिए लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया है 2030 तक, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। वो कौन सा है? यदि आपको ध्यान हो तो वो बिल के रूप में आया था 126, 126वां, और वो एक्ट के रूप में 104वां है, यदि आपको ध्यान हो तो। एक्ट का मतलब ये कि जब उसको संविधान में जगह दे दी जाती है तो उसके बाद में वो हट जाता है, अर्थात अधिनियमित यानी लागू जब हुआ तब उसका क्रमांक 104 था, और बिल के रूप में 126 में आया था वो। ठीक बात है। तो उसी के साथ में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको पता होगा कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का प्रोविजन था बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, इट वाज, अब नहीं है। क्योंकि ये जब अमेंडमेंट किया गया तो उस अमेंडमेंट में केवल SC ST के रिजर्वेशन को ही एक्सटेंशन दिया गया, इनके आरक्षण को एक्सटेंशन यानी इनके आरक्षण को विस्तार नहीं दिया गया है। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, वरना 16 राज्यों में हमारे लगभग एंग्लो इंडियन होते थे नॉमिनी, अब ये प्रोविजन हट गया है। ठीक बात है। अब आता है कि
कितनी यूटी है जहां पर ये असेंबली का प्रावधान किया हुआ है? तो आपको मोटे मोटे तो बता दूं, एक तो दिल्ली, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, और एक है हमारा पुदुचेरी, ये भी है। अब जम्मू एंड कश्मीर जो है, इसमें भी ये प्रोविजन चल रहा है, लद्दाख में भी ये प्रोविजन। अभी ये गठन जब तक नहीं होता, अस्तित्व में नहीं आता, तब तक हम कह नहीं सकते। मोटे मोटे तौर पे हमें भरोसा है कि जम्मू एंड कश्मीर में विधान सभा का गठन किया जाएगा। जब भी चुनाव होंगे आपके सामने तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल अगर हम बात करें तो 2 यूटी है, वहां पर असेंबली है। वो 2 यूटी कौन सी है? दिल्ली है और पुडुचेरी है। ठीक बात है। अब आता है देयर इज नो रिजर्वेशन। सिंपल सी बात है, काउंसिल में किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है, काउंसिल में किसी प्रकार का। ठीक वैसे ही राज्यसभा में भी कोई रिजर्वेशन नहीं है, किसी भी पद के लिए कोई आरक्षण नहीं है। जबकि ध्यान रखना, अपने यहाँ असेंबली में एससी और एसटी सीट का रिजर्वेशन है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो 24 और कितना है, 34 और 25 का रिजर्वेशन है। खैर, तो इस प्रकार से एससी एसटी का रिजर्वेशन यहाँ पर है, यहाँ नहीं। तो सिंपल सी बात है, काउंसिल में मैक्सिमम कितना होगा? असेंबली का जो टोटल मेंबर है उसका 1/3, और मिनिमम कितना? 40। यहाँ पर मैक्सिमम 500, 500, और यहाँ मिनिमम कितना होगा? 6। ये 2 राज्य ऐसे हैं जो अपवाद हैं, एक्सेप्शंस है ये। और फिर एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी का प्रावधान है वो अब नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि उसको भारत सरकार अर्थात केंद्र सरकार ने किसी प्रकार का कोई विस्तार यानी एक्सटेंशन नहीं दिया है। इसलिए अब यहाँ पर और लोकसभा में भी एंग्लो इंडियन का प्रावधान नहीं है। कितने यूटी में असेंबली है? तो फिलहाल अगर हम इन प्रेजेंट टाइम में कहें तो कितने, तो 2 ही ऐसी यूटी हैं जहां एग्जिस्ट कर रही क्या? आपकी असेंबली। बाकी जगह प्रोविजन है। अब देखते हैं आगे क्या आता है। फिर आता है रिजर्वेशन। तो ध्यान रखना, काउंसिल में किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है, जबकि असेंबली में आपका रिजर्वेशन है। चलिए अब आगे और देखो, कंपैरिजन करते हैं थोड़ा मजेदार। अब आता है हमारा इलेक्शन सिस्टम। ये बहुत मजेदार है कि कैसे और किस प्रकार। तो सबसे पहले हम असेंबली की बात करते हैं। सिंपल सी बात है, निर्वाचन की कई पद्धतियां हैं और कई प्रक्रियाएं हैं, हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ सिंपल सी बात है कि असेंबली में जो भी, जिसको आप क्या बोलते हैं दोस्तों? एमएलए कहते हैं, और जो काउंसिल में आता है उसको आप एमएलसी बोलते हैं। हालांकि हमारे यहाँ पर, हमारे राज्य में चलन नहीं है इसलिए हमको पता नहीं, वरना उनको कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इनको कहा जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसलिए इनको एमएलए और उनको एमएलसी कहा जाता है। अब ध्यान रखना, एमएलए का इलेक्शन डायरेक्ट होता है। देखो ध्यान विचार कीजिए, आपके विधायक कौन है, इस पर विचार करना अच्छी तरह से विचार करना है कि हमारी विधानसभा कौन सी है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि बच्चों को पता ही नहीं रहता है, लोकसभा और विधानसभा में फर्क नहीं कर पाते। अगर हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप अपने लोकसभा सदस्य का नाम बताओ, तो वो विधानसभा सदस्य का नाम बता देते। तो थोड़ा सा अवेयर रहना है, क्योंकि ये इंडियन पॉलिटी का ही हिस्सा है और बहुत सिंपल है, और हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक बात है ना? तो ये इसी का ही हमें ये पता नहीं रहता, हमें ये कॉमन सेंस पता नहीं रहता, इसका फायदा हमारे राजनेता बहुत तरीके से उठाते हैं। तो ध्यान रखना आपको। तो हमारे जो एमएलए यानी डायरेक्ट इलेक्ट होते, डायरेक्ट का मतलब हुआ, सिंपल सी बात है, मतदाता, जिसको हम वोटर कहते हैं। और फिर होता है प्रत्याशी, अर्थात जो रिप्रेजेंटेटिव, यानी हम कहते हैं ना उम्मीदवार। क्या बोलते हैं? उम्मीदवार। कितना शानदार शब्द है। वो 2 प्रकार की उम्मीद है उसमें, एक तो हम उससे उम्मीद रखते हैं और वो हमसे उम्मीद रखता है, और फिर बाद में पता चलता है कि कोई किसी की उम्मीद को पूरा नहीं कर रहा है। ये इस प्रकार से, तो इनको हम क्या बोलते हैं? उम्मीदवार। कहते कि नहीं कहते कि भाई इसके लिए कौन कौन उम्मीदवार आए हैं, कौन कौन भाग ले रहे हैं। तो ये जो भाई साहब होते हैं मतदाता, यदि आपको ध्यान हो तो इनको खूब हाथ जोड़ते हैं, 4, 5, 10, 15 दिन तक जोड़ते हैं, फिर नहीं, फिर पूछते नहीं, फिर ये जाकर के इनके कदमों में पड़ता है। तो उम्मीदवार जो होता है, अर्थात जो प्रत्याशी है, कौन कौन भाग ले रहा है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है वोटिंग में, तो मतदाता इसको सीधा चुनता है, सीधा। इसलिए इसको डायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। आपने देखा होगा डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन प्रोसीजर जो होता है वो 2 प्रकार का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। ठीक बात है। तो यहाँ डायरेक्ट है। अब देखो थोड़ा सा याद करो, अगर आप गांव के हो तो अच्छी तरह से पता है कि अभी सरपंच के चुनाव पिछले वर्ष ही हुए, और
नहीं, इसी वर्ष हुए थे जनवरी में। तो आपको पता होगा आपने सरपंच और अपने वार्ड पंच को कैसे चुना था, सीधा चुना था। और अभी जो चुनाव चल रहे हैं आपको पता होगा पंचायती राज से संबंधित जो चुनाव चल रहे हैं उसमें आप उन प्रतिनिधियों को चुनेंगे और वो जाकर के प्रधान और जिला प्रमुख को चुनेंगे। जब पंचायती राज आपको पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में इन चीजों को बढ़िया तरीके से बताएंगे। ठीक बात है, ये तो इनका हो गया। अब इधर जब हम बात करते तो इनडायरेक्टली कहते हैं, हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हो रहा हूं मगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड क्यों और कैसे और किस प्रकार, हालांकि इसमें सभी मतदाता भाग नहीं लेते, इस कारण ये शब्द लिखा इनडायरेक्टली इलेक्टेड। जबकि यहां मतदाता सभी, मतदाता कौन, ध्यान रखना, जिसकी आयु कितनी हो चुकी हो, 18 वर्ष, जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी हो, ध्यान रखना, और वो भारत का नागरिक है और वो यहां से स्वस्थ है थोड़ा मानसिक रूप से, और ध्यान रखना उसको अगर वो बड़े खाने में जमा ना हो, बड़े खाना जानते हो, जेल में अगर विराजमान है तो आपको, जब मैं आपको सेंट्रल इलेक्शन कमीशन पढ़ाऊंगा तब इन चीजों को बताऊंगा कि वोटिंग राइट्स उसका क्यों हट जाता है। अगर आपको पता हो तो हमारे आर्टिकल 324 और आर्टिकल 325 यानी आर्टिकल 324 एंड 325 में बहुत डिटेल में बताएंगे आपको। नेक्स्ट टॉपिक वही अपने आने वाले हैं, उसमें बताएंगे कि उनको अधिकार नहीं होता है। तो मतदाता वो होता है 18 वर्ष। दोस्तों एक मजेदार बात इसमें, सुप्रीम कोर्ट में एक वाद दायर हुआ, उसने कहा कि जो विवाह की आयु है वो 21 वर्ष क्यों है। जब सरकार चुनने की आयु तो 18 वर्ष कर ली, और विवाह यानी मैं अपने यानी धर्म पत्नी या अपनी सहधर्मी को चुनने के लिए मुझे यानी 3 वर्ष और इंतजार करना। जब मैं सरकार को चुन सकता हूं, भारत सरकार को चुन सकता हूं, तो फिर मैं विवाह, यानी सुप्रीम कोर्ट में ये वाद आया था, बड़ा डिबेट भी हुआ था और मजा किया। मगर अभी इन दिनों में यदि आपको पता हो तो चर्चा है कि विवाह की आयु बढ़ाई जाए, 21 से बढ़ाकर 25 का। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप सिविल सर्विस की तैयारी करो, स्वतः ही ये काम हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसलिए शब्द था कि यहाँ मेंबर आर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटरी कास्ट। अब यहाँ पर एक बात आता है कि विधानसभा क्षेत्र जो होता है, आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी, विधानसभा क्षेत्र बोलते हैं। आप थोड़ा सा याद करना, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दे देता हूँ राजस्थान के संदर्भ की बात के। पूरे भारत में 2002 के बाद में जब इसका डिलिमिटेशन हुआ था, परिसीमन, उस समय यह तय कर दिया था कि एक लोकसभा सीट में, ये भी आपके काम की चीज है, एक लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीट होती है। ध्यान रखना, आप अपने राजस्थान में सीधी गणित है, 25 लोकसभा के सदस्य हैं और 200 आपके विधानसभा के, तो एक लोकसभा में कितने आते, 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ठीक बात है। तो विधानसभा क्षेत्र में जो बटा हुआ होता है, वहां से जो प्रत्याशी आते हैं, और आपको पता है प्रत्याशी दलीय आधार पर भी आते हैं, टिकट देती है पार्टी, चुनाव में वो भाग लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं बजरंगी जो निर्दलीय आते हैं और लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। और अगर किसी सरकार को, अगर किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो फिर वो अपनी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निभाते हैं। कौन, निर्दलीय। ध्यान रखो, आसपास पढ़ते रहो अखबार को, आपको पता होगा इन चीजों का। अब यहाँ थोड़ी सी बात करते, तो यहाँ सिंपल सी बात है कि संपूर्ण राज्य को विधानसभा क्षेत्रों में बांटा जाता है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से एक एमएलए चुन करके आता है। चुनाव में भाग तो बहुत सारे लोग लेते, जनता अर्थात मतदाता सीधा चुनाव उनका वोटिंग करती है और उसको चुन करके भेजती है। तो ये तो एक सिंपल, यहाँ थोड़ा टिपिकल मामला है जिस पर हम चर्चा करें। इनडायरेक्टली मैंने आपको बताया ना, क्योंकि लार्ज स्केल पर इसमें मतदाता इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए इसको इनडायरेक्टली कहा गया। हालांकि इसमें देखो आप कैटेगरी कर लिया हमने ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। अब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। सपोज मानो हम राजस्थान की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान सुनना। राजस्थान विधान परिषद में अधिकतम सदस्य कितने होंगे दोस्तों, 66। कितने होंगे, 66। थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो भाग किए हुए हैं इन भाग पर ही मैं आपसे चर्चा करूंगा और आपको अच्छी तरह समझना, क्योंकि बच्चों को ये थोड़ा ध्यान सुनना, समझ में कम आता है और यहाँ आकर के वो गड़बड़ कर जाते हैं। तो ये 66 का 1/3, 66 का 1/3, 66 का 1/, कितना
12, 1/12, फिर 1/12, फिर 1/6। किसका? इसका। इसमें विभाजन किया गया। अब इनको कौन कौन चुनेगा? एक सिंपल उदाहरण लेते हैं कि अगर 66 का 1/3 होता है तो कितना होता है दोस्तों? कितना? 22 होता है। कितना होता है भाई? 22 ही होता है। 22 हो गया। तो अब आप ध्यान सुनना कि इसका जो 22 सदस्य है उनको कौन चुनता है? इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आपके दिमाग में बल खा रहा होगा, ये क्या चीज आ गई? ध्यान से सुनना, ये जो 200 विधायक हैं हमारे, 200 जो विधायक हैं, थोड़ा ध्यान सुनना, ये 200 विधायक 1/3 सदस्यों को चुनते हैं, ये वोट डालते हैं। आम नागरिक, आम मतदाता इसमें दूर हो गए, इसलिए ये शब्द यूज किया था। थोड़ा ध्यान सुनना, तो वो 200 सदस्य कितनों को चुनते हैं? 1/3 को। थोड़ा ध्यान सुनना, फिर आता है 1/3 जो इलेक्टेड है वो किसके द्वारा? म्युनिसिपैलिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। 2 शब्द लिखे हमने यहाँ पर। अब थोड़ा ध्यान रखना, ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कौन? पंचायती राज। समझ में आई? और ये म्युनिसिपैलिटीज कौन? आपको पता है अपने यहाँ राजस्थान में 3 प्रकार की है। अर्बन जो हमारा लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसमें आप देखिए सबसे टॉप लेवल पर है वो कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको हम नगर निगम कहते हैं। दूसरे स्थान पर जो आता है वो म्युनिसिपल काउंसिल आता है, जिसको हम नगर परिषद कहते हैं। और तीसरे पे जो आता है वो म्युनिसिपैलिटीज आती है। समझ में आ गई? उनमें जो चुने हुए सदस्य होते हैं जिनको हम काउंसलर या पार्षद कहते हैं, वो उसके सदस्य पूरे राज्य के। ध्यान रखना, हमारे राजस्थान में जितनी नगरीय संस्थाएं हैं वो 195 है, 194 है या 216 है, जो भी झंझट चल रहा है अभी इन दिनों में, वो आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। उनमें जो चुने हुए सदस्य होते हैं जिनको हम काउंसलर कहते हैं, पार्षद कहते हैं। अभी हाल ही में आपको बताएं कि राजस्थान में 6 नगर निगम के चुनाव हुए थे और पार्षद चुने, और पार्षदों ने महापौर को चुना था। हालांकि आपको म्युनिसिपैलिटीज या हमारे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के दो है इसमें। नंबर 1 आपको पता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, और एक है रूरल यानी ग्रामीण, जिसमें पंचायती राज है। तो पहला आया कि नगरीय संस्थाओं में चुने हुए जनप्रतिनिधि जिनको हम पार्षद कहते हैं वो, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स यानी जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं वो सब एक क्लब बनता है और वो वोट देते हैं। वो कितने चुनते हैं? 1/3 सदस्यों को चुनते हैं। समझ में आ गई? फिर आता है 1/12 सदस्य। 1/12 सदस्यों को इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट, यानी जिन्होंने स्नातक कर दिया है। ध्यान से सुनना, जिन्होंने स्नातक कर दिया है और उनको ये अपनी इस महान डिग्री को प्राप्त किए हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। किसकी? ग्रेजुएशन की। और अभी वो प्रचंड बेरोजगार हैं यस, और अभी वो उसी स्टेट में रह रहे हैं। सिंपल सी बात है, ध्यान रखना, 1/12 सदस्य वे लोग चुनेंगे, उन लोगों के द्वारा वोट दिया जाएगा जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, 3 वर्ष हो चुके हैं, अभी कहीं नौकरी है नहीं उनके पास, मगर वो राज्य में ही विराज रहे हैं। ये ध्यान रखना, राज्य में, यूं नहीं कि डिग्री करके दिल्ली आईएएस की तैयारी करने चला गया और फिर यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं कि साहब मैं तो 3 साल से प्रचंड बेरोजगार हूँ, मुझे वोट देने का अधिकार। आपको रहना पड़ेगा कहाँ? स्टेट में। ये सबसे यहाँ बेरोजगारों को सम्मान दिया गया है यहाँ। फिर देखिए आप 1/12 इलेक्टेड बाय द टीचर्स। ये देखो मार साहब को भी यहाँ बड़ा सम्मान मिला है। ऐसे अध्यापक कौन से? जिनका ध्यान रखना जो सेकेंडरी स्कूल, नॉट, ध्यान रखना बिलो सेकेंडरी, सेकेंडरी और सेकेंडरी से ऊपर वाले, यानी कॉलेज के लेक्चरर और गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉलेजेस के नहीं, प्राइवेट के स्कूल्स के भी टीचर्स नहीं, गवर्नमेंट में जो टीचर्स हैं उनको दिया जाता है। उनका क्लब बनता है, वोटिंग कॉलेजिएट बनता है और वो उनको वोट देते। और 1/6 सदस्य नॉमिनेटेड करता है कौन? गवर्नर। अब आपको पता होगा कि 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए थे। कितने? 12 सदस्य। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए थे। किस किस फील्ड से लिए गए थे आपको पता ही होगा। आप तुरंत बोलते हैं कला, साहित्य और विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से लेते। वैसा का वैसा हाल यहाँ पर है। यहाँ एक 5वां सेक्टर और है, कोऑपरेटिव, सहकारिता। तो ध्यान रखना वो की वो बात मैंने बता दी, कला होगी, साहित्य हो गया आपका, विज्ञान हो गया और समाज सेवा, और 5वां कौन सा हुआ? कोऑपरेटिव, सहकारिता। तो ध्यान से सुनना कि इलेक्शन सिस्टम इनडायरेक्टली कहलाता है, यहाँ डायरेक्टली कहलाता है। यहाँ पूरे राज्यों को विधानसभा क्षेत्र में बांटा हुआ है और वहां मतदाता के द्वारा प्रत्यक्ष इनका चुनाव किया जाता है। और यहाँ पर पूरे
मतदाताओं के अलग-अलग ग्रुप बना रखे हैं। 1/3 सदस्यों को चुनने के लिए अलग-अलग है। 1/3 को कौन चुनते हैं? असेंबली मेंबर चुनते हैं। 1/3 को कौन चुनते हैं? म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर चुनते हैं। 1/12 को कौन चुनता है? आप देखना, ध्यान रखना, ऐसे लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया 3 वर्ष से वो है और अभी स्टेट में ही रह रहे हैं, उनके द्वारा। और आप देखिए टीचर्स के द्वारा भी 1/12 चुने जाते हैं। और 1/6 जो है वो कौन चुनता है? आप देखना, ध्यान सुनना, वो नॉमिनेटेड करता है, गवर्नर करता है। कौन करता है? गवर्नर करता है। इसके आगे का जो है वो हम कल देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।